सो हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू एआई एजुकेशन एंड स्टडी विद अनस सर। सो आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास 12 बिजनेस स्टडी चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट 2, जिसके अंदर हम कवर अप करने वाले हैं ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज यानी कि सेकंड हैंड मार्केट के अंदर। और आज की इस क्लास में हम समझेंगे सेबी के फंक्शन के बारे में कि आखिर सेबी का मतलब क्या होता है। सो जल्दी से शुरू करते हैं क्लास को और समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स को एक ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को एक ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भाई स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, और इसको जानने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ले चलता हूँ पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 के अंदर आपने एक लास्ट कॉन्सेप्ट सीखा था अपनी टाइप्स ऑफ मार्केट का। तो टाइप्स ऑफ मार्केट हमने 2 टाइप्स की देखी थी, एक मनी मार्केट और एक कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट के अंदर हमारे पास कमर्शियल बिल आते हैं, सर्टिफिकेट डिपॉजिट आती हैं, कॉल बिल आते हैं, कॉल मनी आती हैं। तो ये सारी चीज़ें मनी मार्केट के अंदर डिनोट करी थी, और ये क्या होती है ये हम पार्ट 1 के अंदर ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो इसी वीडियो की एंड स्क्रीन में वो वीडियो लगी हुई है, अदरवाइज आई बटन में भी आपको वो क्लास मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमने मनी मार्केट के अंदर ये देखा। देन हम कैपिटल मार्केट के अंदर जब आए तो कैपिटल मार्केट के अंदर हमने देखा हमने इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस, डिबेंचर और बहुत कुछ। तो साथ ही साथ हमने ये ध्यान दिया कि हमारी जो कैपिटल मार्केट होती है वो डिवाइड होती है हमारे पास 2 कैटेगरी में। पहले आती है प्राइमरी मार्केट और दूसरी आती है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होती है जिसका यूज न्यू कंपनी करती है अपने शेयर्स को इश्यू करने के लिए। इससे जो इन्वेस्टर होता है, जो पैसा देता है, वो डायरेक्ट पैसा कंपनी की जेब में जाता है। आप इतना समझो कि मान लीजिए आपकी कंपनी है, मैं एक इन्वेस्टर हूं, आप प्राइमरी मार्केट के माध्यम से अपने शेयर्स को इश्यू कर रहे हो, अपने आईपीओस को इश्यू कर रहे हो, तो मैं अपना पैसा जो दूंगा शेयर्स के बदले, तो वो पैसा आपकी जेब में जाएगा, किसी और बंदे की जेब में नहीं जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि इक्विटी शेयर के नाते या प्रेफरेंस शेयर के नाते या डिबेंचर के नाते मैंने आपकी कंपनी के अंदर पैसा लगा दिया। अब मैंने आपकी कंपनी में पैसा लगाया, मैं आपकी कंपनी से निकलना चाहता हूँ, यानी कि मैं उस पैसे को, अपने शेयर को वापस लेना चाहता हूँ। तो ये सिद्धांत है, ये अमेंडमेंट है, समझ लीजिए बिजनेस का, कि हम बिजनेस में जो भी यानी कंपनी पे जो पैसा लगता है वो कंपनी वापस नहीं करती कभी, और खास तौर पर इक्विटी शेयर होल्डर की कभी मनी वापस नहीं की जाती। तो ऐसे तो मैं आपकी कंपनी में फंस जाऊंगा जब आप मेरे पैसे ही वापस नहीं दोगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि मैं अपना शेयर आपको नहीं बेचूंगा, ना ही आपसे पैसा वापस लूंगा, मैं अपना शेयर बेच दूंगा किसी और बंदे को। तो अभी तक आपके पास मेरा बायोडेटा था, अब उस बंदे का डेटा होगा मेरी जगह पर। अब ऐसा भी है कि मैंने आपसे शेयर खरीदा 1 लाख रुपए में, तो मेरी मर्जी मैं अपना शेयर कितने रुपए में बेचूं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो कंपनी के फ्लक्चुएशंस आती हैं, प्रॉफिट लॉस होता है, तो उससे हमारा शेयर बढ़ता और घटता रहता है। तो ये जो बढ़ता और घटता है ना, ये सिर्फ हमें दिखता है, ये होता जब है जब हम उसको बेच देते हैं। उदाहरण के तौर पर 800 रुपए का हमने शेयर परचेज किया, और 800 रुपए का शेयर परचेज करने के बाद लॉस होने की वजह से वो शेयर हो गया मेरा 200 रुपए का। तो वो 200 रुपए मुझे दिख रहे हैं सिर्फ अपनी स्क्रीन पे। अगर मैं उस शेयर को बेचूंगा तो मेरे अकाउंट में 200 रुपए आएंगे, यानी तब मुझे आपको 600 रुपए का, तब मुझे 600 रुपए का लॉस होगा अगर मैं उसको बेचूंगा तो। अदरवाइज नहीं बेचूंगा तो वो सिर्फ दिख रहा है मुझे, और यही इसकी जगह पर 800 रुपए का शेयर मेरा 1000 रुपए का हो गया, तो वो 200 रुपए का प्रॉफिट मुझे अभी दिख रहा है। अगर वो मैं अपनी जेब में लाना चाहता हूं तो मैं स्टॉक मार्केट के अंदर बेचूंगा वो शेयर, समझे। तो मैं आपको नहीं बेचूंगा, मैं किसी अनदर पर्सन को बेचूंगा। तो जो मैं अनदर पर्सन को बेच रहा हूं वही सेकंड हैंड मार्केटिंग कहलाता है, वही सेकेंडरी मार्केट कहलाता है, ठीक है। और इस सेकेंडरी मार्केट के अंदर जहां पे शेयर्स को बेचना या खरीदने की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, इसको हम कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। आगे बात समझ में। प्राइमरी मार्केट के माध्यम से आपने अपना शेयर इशू किया, मैंने वो खरीदा, मेरी जेब से जो पैसा गया वो आपकी जेब में डायरेक्ट गया, आप कंपनी के मालिक हो। अब मैंने अपना शेयर को बेचा, आपने प्रॉफिट ने कमाया, मतलब आपकी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, तो मेरा शेयर भी भाई बढ़ गया। अब मैंने अपने शेयर को बेचा, अब वो किसी और को बेचा, अब जहां पर बेचा वो स्टॉक एक्सचेंज कहलाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो स्टॉक एक्सचेंज वो जगह होती है जो इकोनॉमी की डेवलपमेंट को बताती है। अब सर ऐसा क्यों कह रहे हो आप, ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, इसलिए कह रहा हूं, देखो, द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री डिपेंड्स ऑन द इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश इन दैट कंट्री। यानी कि इकोनॉमी की डेवलपमेंट उसके ऊपर बेस्ड होती है कि आपकी कंट्री के अंदर कितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज बनी हुई हैं। जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज आपकी कंट्री में होंगी उतनी ही ज़्यादा इकोनॉमी आपकी डेवलप्ड होगी। तो यहाँ पर क्या है कि जितनी ज़्यादा डेवलपमेंट हमारी कंट्री होगी उतनी ज़्यादा हमारे पास इंडस्ट्रीज होंगी। तो स्टॉक एक्सचेंज shows the industrial development of a country which provide information about the economic development
ऑफ अ कंट्री, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह है जहां पर इकोनॉमी डेवलपमेंट की रिपोर्ट मिलती है हमें। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि जैसे आपने ये जाना कि हमारी किसी भी इकोनॉमी की डेवलपमेंट का पता हमें जब लगता है जब उसके अंदर काम कर रही इंडस्ट्रीज प्रॉफिट में होती हैं, जब उसके अंदर काम कर रही इंडस्ट्रीज लॉस में होती है तो इकोनॉमी भी गिरती है ना। तो ये आपको गिरना, घटना, बढ़ना ये कहाँ पता लग रहा है? ये स्टॉक एक्सचेंज के कैंडल्स पे पता लग रहा है आपको। सही बात है ना। तो स्टॉक एक्सचेंज के कैंडल्स पे जो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है, ये सब का सब एक स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स कहलाता है। इंडेक्स जानते हो ना आप लोग? तो स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स के माध्यम से हमें ये पता लगता है कि हमारे देश की इंडस्ट्रीज जो है, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है, वो कितना डेवलपिंग प्रोसेस पर है और कितना डेवलप्ड हो चुका है या कितना गिर रहा है। आगे बात समझ में, जब शेयर हाई मात्रा में परचेज किए जाते हैं तो प्राइस भी उनके बढ़ते हैं, छोड़ दी जाती है तो प्राइस घटते हैं, यानी कि डिमांड, फोर्स एंड सप्लाई आ रहा है ना याद। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, वो किसका होता है? डिमांड एंड सप्लाई का। डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर जो शेयर्स होते हैं उनमें फ्लक्चुएशंस आती हैं। आगे बात समझ में। तो यहाँ पे इन शॉर्ट अगर बात करूं, इन शॉर्ट द इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री आर बेस्ड ऑन स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स। स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स के ऊपर ही हमारी पूरी इकोनॉमी जो डेवलपमेंट पे चल रही है वो बेस्ड होती है। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा ना। अब यहाँ पे अब ये इंडेक्स हम चिल्ला रहे हैं, इसको क्या नाम से क्वेश्चन आएगा भाई? तो आप ये ध्यान रखना, सेंसेक्स। सेंसेक्स एक ऐसी जगह है जहां पर इंडेक्स शो करता है किसी भी शेयर का बढ़ना, घटना और इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट। उदाहरण, द इंडेक्स शोइंग द राइज एंड फॉल in the market price of share on the basis of 30 companies of the Bombay Stock Exchange is called Sensex। Sensex उसको कहा जा रहा है जिसके अंदर बॉम्बे की 30 कंपनीज, मतलब 30 कंपनीज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर्ड हैं और उनके जो शेयर्स की फ्लक्चुएशंस है वो अप एंड डाउन हो रही है, उसको स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स कहा जा रहा है और यहाँ पर हम उसको सेंसेक्स का नाम दे रहे हैं। ठीक है जी। तो दिस इज द चीफ इंडेक्स ऑफ द इंडियन स्टॉक मार्केट। तो मैं आपको ये ऐसे ही नहीं बता रहा, ये इंडियन मार्केट के अंदर चीफ लेवल पर आता है, सबसे बड़े लेवल पर यही आता है। तो इंडियन मार्केट के अंदर, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर चीफ लेवल पर अगर कोई है तो वो सेंसेक्स है। और सेंसेक्स को हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 30 कंपनीज के शेयर्स को मेजर किया जाता है और इसके हिसाब से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का हम जवाब ले पाते हैं कि भाई हमारी कंट्री कितनी डेवलप्ड है। सो होपफुली क्लियर हुआ ना, यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया हो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कहीं कोई डाउट रह गया हो तो वो भी बता दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत उदाहरण के साथ समझाया, इजीली समझाया कि हमने प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट देखी, कैपिटल मार्केट इनकी सब मेजर हेडिंग है। अब मेजर हेडिंग जो हमने देखा भाई, प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों में क्या हो रहा है? इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, इन पे ही काम हो रहा है। बट प्राइमरी मार्केट में न्यू इशू हो रहा है और सेकेंडरी मार्केट के अंदर क्या हो रहा है? उन्हीं पुराने शेयर्स को बेचा या खरीदा जा रहा है और जो पुराने शेयर्स को बेचा या खरीदा जाता है उससे हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पता लगता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो पता लग पा रही है वो स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स से पता लग पा रही है। स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स का जो चीफ हेड है वो सेंसेक्स है। सेंसेक्स मतलब जिसके अंदर 30 कंपनीज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर्ड है और वहाँ पर सभी तरीके से हमें कैंडल्स के माध्यम से पता लगता है कि कौन सा अप एंड डाउन शेयर्स हो रहे हैं। होपफुल समझ में आए। अब हम इसको पढ़ते हैं, कुछ फीचर्स, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस और कुछ गाइडेंस और क्या इसमें इंपॉर्टेंट आता है, उन सभी चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को फिनिश करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम ज़रा फोकस करते हैं कुछ फीचर्स पे, फंक्शंस पे और अपनी लिस्ट ऑफ मेन स्टॉक एक्सचेंज मार्केट पे, समझे। तो हमारे पास फीचर्स क्या आते हैं? पहला आता है ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, यानी कि अपने इक्विटी शेयर्स को, प्रेफरेंस शेयर्स को और अपने लगाए हुए पैसे को बेचने के लिए ये एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है जो कि सेबी के माध्यम से गाइडेंस के अंडर में आती है, हर एक फ्लक्चुएशन से, हर एक करप्शन से ये मुक्त है। ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। डीलिंग इन लिस्टेड सिक्योरिटी, यानी किसी हर एक शेयर पे काम नहीं करेगी। ये नहीं कि आपने कंपनी ओपन कर ली तो ये आपके शेयर पर काम करने लग जाएगी या आपके शेयर को प्राइमरी या सेकेंडरी मार्केट के अंदर शो करेगी।
या फिर स्टॉक एक्सचेंज के कैंडल्स के अंदर शो करेगी या फिर इंडेक्स के अंदर शो करेगी, ऐसा नहीं है। अगर आपकी कंपनी लिस्टेड नहीं है तो आपको लिस्ट करवानी पड़ेगी, अगर लिस्टेड नहीं है तो कोई भी तरीके से ट्रांजैक्शन आपकी शेयर्स की नहीं हो सकती। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड सिक्योरिटीज की ट्रांजैक्शंस की जाती है, डीलिंग ओनली थ्रू द ऑथराइज्ड मेंबर। मान लो मुझे आपकी कंपनी के, आपकी नहीं, मान लो किसी अनजान बंदे की कंपनी के मुझे शेयर खरीदने हैं, मैं जानता हूँ उस कंपनी का ओनर के, और ओनर वो बंदा है, जैसे मान लीजिए आप की कंपनी है, आपकी कंपनी ले लेते हैं, आपकी कंपनी के मुझे शेयर परचेज करने हैं, बट आपने अपनी कंपनी के शेयर बेच रखे हैं, तो मुझे जितने शेयर परचेज करने हैं तो मैं आपके शेयर होल्डर को क्या जानूं, मैं थोड़ी जानता हूं कि शेयर होल्डर को, तो मैं ब्रोकर के माध्यम से आपके शेयर्स को परचेज करूंगा। तो यहाँ पर डीलिंग जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज्ड मेंबर्स के अंदर होती है, उनके माध्यम से हम शेयर को परचेज या सेल आउट कर सकते हैं विद यूजिंग ऑफ मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड ब्रोकर्स। ठीक है, अब यहाँ पर फोर्थ पॉइंट है नेसेसरी टू ओबे द रूल्स एंड बाय लॉ, यानी यहाँ पर कोई भी अपनी मनमर्जी की बातें नहीं चलती, यहाँ पर सभी कामों को, सभी ट्रांजेक्शन्स को, सभी चीजों को रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर में, लॉ के अंदर में, लीगैलिटी के साथ काम में लाना पड़ता है। तो हमने क्या जाना, दैट आर कॉल्ड फीचर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। देन वी मूव ऑन फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। फंक्शंस क्या है भाई, इसका फंक्शंस है प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी, यानी कि एक ऐसी जगह है जो कि आपकी लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए, आपकी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को मार्केटेबिलिटी करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है। इसका मतलब यह है कि अगर आपने किसी कंपनी के अंदर पैसा लगा दिया है और अगर आपको उसमें मुनाफा दिख रहा है तो आप उससे बाहर भी हो सकते हो, बट जो बाहर हो गया उसके लिए कोई जगह तो चाहिए ना, मतलब अपने शेयर्स को बेचने के लिए कोई जगह तो चाहिए हमको, तो हमें अपने शेयर्स को बेचने के लिए जो जगह चाहिए उसको हम स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। समझ गए ना। तो यहां पर स्टॉक एक्सचेंज का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन यही आता है हमारे पास कि एक ऐसी जगह प्रोवाइड करती है जहां पर हम लिक्विडिटी को मेंटेन कर सकते हैं, मार्केटेबिलिटी के माध्यम से अपने शेयर्स पर प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है जी। फिर आता है प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी। सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, बताए, इसमें फ्लक्चुएशंस इंडस्ट्रीज की ही नहीं आती, इसमें इंडस्ट्रीज के शेयर होते हैं, इंडस्ट्रीज की फ्लक्चुएशन ही नहीं है। इसका मतलब सर यहाँ पर यह है कि जब कभी भी कोई शेयर बिकते हैं या खरीदते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से होते हैं, कांस्टेंट वैल्यूएशन के हिसाब से होते हैं, और उन कांस्टेंट वैल्यूएशन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई आपको इंस्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती रहती है विद यूजिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। और यहाँ पर ये स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से जो आपको इंस्टेंट इंफॉर्मेशन मिल रही है ये सेलर के लिए एंड बायर के लिए, दोनों के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है, आप ये समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी, यानी कि जो प्राइस मेंटेन होता है वो कैसे होता है, डिमांड एंड सप्लाई की फोर्स से। ठीक है, इसके बाद सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन, बहुत सेफली ट्रांजैक्शंस होती हैं, अभी हम प्रोसीजर पढ़ेंगे उसमें आप देख लोगे, बहुत सेफली ट्रांजैक्शंस होती हैं। आपने आज शेयर के पैसे दिए, आपको सेटलमेंट इस दिन हो जाएगी, इस दिन आप इस शेयर के मालिक बन जाओगे, इस ऐप के माध्यम से आपका इतना ब्रोकरेज कटेगा, मतलब सब चीजें ना रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर में है, सभी चीजें लॉ के साथ हैं, लीगैलिटी के साथ हैं, किसी तरीके की फ्लक्चुएशन नहीं है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन। फिर आता है कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर से वही वाली बात हम देख पा रहे हैं, किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट तब पता लगती है जब उस कंट्री के अंदर जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज होती हैं। तो इंडस्ट्रीज का पता कहाँ पर लग रहा है, स्टॉक एक्सचेंज में लग रहा है। तो स्टॉक एक्सचेंज एक लीड करता है इकोनॉमिक की ग्रोथ को, ये ध्यान रखना। ठीक है, स्पिरिटिंग इक्विटी कल्ट, ऐसा नहीं कि हर बंदा पैसा लगा देगा, हर बंदा काम कर लेगा, नहीं, इसमें एजुकेशन मैटर करती है, यानी कि आपको उस तरीके से एजुकेशन, आप उसको नॉलेज पता होनी चाहिए, आपकी एज होनी चाहिए, आपके डीमेट एंड डिपॉजिटरी अकाउंट बने होने चाहिए, वो अभी हम पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेनी। तो यहाँ पर क्या है, ये एक एजुकेशन प्रोवाइड करता है ताकि हर कोई नया बंदा आके फंस ना जाए और वो लॉस ना खा ले। ठीक है, तो एजुकेशन प्रोवाइड करने का भी ये काम कर रहा है। फिर आता है प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेक्चुअलाइजेशन। स्पेक्चुअलाइजेशन का मतलब क्या है, जैसे मान लो मैंने आपकी कंपनी में पैसा लगाया, अब मैंने पैसा लगा लिया, मुझे प्रॉफिट दिख रहा है, तो मैंने आपकी कंपनी का शेयर बेच दिया और पैसा कमा लिया है, इसे कहते हैं स्पेक्चुअलाइजेशन। यानी कि फोर्स ऑफ डिमांड की वजह से, कंपनी के कार्यों की वजह से जो आपका शेयर बढ़ता है या घटता है, उसके माध्यम से आपने शेयर को सेकंड हैंड मार्केट के अंदर, यानी सेकेंडरी मार्केट के अंदर इन द स्टॉक एक्सचेंज आप बेच सकते हो और उससे पैसा कमा सकते हो। दैट आर कॉल्ड परफॉर्म इन द प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेक्चुअलाइजेशन इन द स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। तो ये जो हम बात कर रहे हैं, दैट आर ऑल अबाउट इज स्टॉक एक्सचेंज। तो हमारे भारत के अंदर लिस्ट ऑफ मेन स्टॉक एक्सचेंज 4 आते हैं। कितने आते हैं? 4 आते हैं। पहला आता है हमारे पास बॉम्बे, ठीक है, अभी हमने पढ़ा ना सेंसेक्स के बारे में, तो बॉम्बे चीफ इंडेक्स है, बॉम्बे
चीफ इंडेक्स है हमारी स्टॉक एक्सचेंज का, जिसपे 30 कंपनीज के मेजरमेंट के हिसाब से पूरा ब्यौरा दिया जाता है कि आखिर कहां पर इंडस्ट्री डेवलप्ड हो रही है और कहां पर फॉल हो रही है। ठीक है, तो बॉम्बे एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। खास बात क्या है कि तीनों ही मेन स्टॉक एक्सचेंज जो मार्केट है वो बंबई के अंदर ही है, यानी बॉम्बे महाराष्ट्र के अंदर ही है ये। और चौथी जो आती है हमारे पास कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये आती है कोलकाता के वेस्ट बंगाल के कोलकाता के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास लिस्ट ऑफ मेन स्टॉक एक्सचेंज है। इनकी वेबसाइट आपको गिवन है बुक्स के अंदर, वैसे वेबसाइट की नीड नहीं पड़ती, ये नाम याद होने चाहिए। सो होपफुली समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं ट्रेडिंग प्रोसीजर। क्या कि ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या होता है, किस तरीके से मैं भी एक शेयर परचेज कर सकता हूँ, उसको बेच सकता हूँ और मुनाफा कमा सकता हूँ अपनी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के माध्यम से। तो चलिए स्टूडेंट्स, जो हम इतनी देर से बात कर रहे हैं कि किस तरीके से अपने शेयर्स को बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, स्पेक्चुअलाइजेशन कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, और इवन स्टॉक एक्सचेंज मार्केट हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर इतना बड़ा इन्वॉल्वमेंट दे रही है, तो ये आखिर कैसे होता है, हम किस तरीके से शेयर परचेज कर सकते हैं, किस तरीके से उसको बेच सकते हैं, सब चीज़ें। तो ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या है भाई स्टॉक एक्सचेंज का, तो पहला आता है सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपना ब्रोकर चुन लो भाई, किसके माध्यम से आपको शेयर परचेज करने हैं। जैसे ही ग्रो ऐप आता है एक और कई सारे ऐप है, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहे, नाम याद था तो बता दिया। तो ये एक इन ब्रोकर्स के माध्यम से पहले अपना ब्रोकर चुन लो भाई, किसके माध्यम से आप अपने शेयर को परचेज करना चाहते हो। उसमें आपको कई सारे फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है। इसमें पैन कार्ड मैंडेटरी रहता है और आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए अगर इंडियन स्टॉक के अंदर काम कर रहे हो, और साथ ही साथ आपके पास कई सारी फॉर्मल डिटेल्स होती है, लाइक आधार कार्ड, आपकी एज, डेट ऑफ बर्थ, इवन बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा सिलेक्शन ब्रोकर हो गया, कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर ली अपने, डेट ऑफ बर्थ हो गया, एड्रेस हो गया, पैन कार्ड हो गया, सिटीजनशिप हो गई। इन सभी चीज़ों को पूरा करने के बाद हमने क्या किया, द ओपनिंग ऑफ डीमैट एंड डिपॉजिटरी अकाउंट। तो इनका स्पेसिफिक टॉपिक है बट मैंने इनके साथ ही समझाना, इसको अच्छा समझा। तो डीमैट एंड डिपॉजिटरी अकाउंट का मतलब क्या होता है, डीमैट अकाउंट एंड डिपॉजिटरी अकाउंट, इनको फटाफट से समझते हैं। सबसे पहले डिपॉजिटरी समझाता हूं। तो डिपॉजिटरी अकाउंट का मतलब क्या है, इट रेफर टू दैट सर्विस थ्रू विच द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन द शेयर टेक प्लेस ओनली बाय मीन्स ऑफ बुक एंट्री विदाउट द फिजिकल डिलीवरी ऑफ शेयर। यानी कि ये वो जगह है जहां पर आपने जो शेयर परचेज किए हैं वहां से ट्रांसफरबिलिटी का एक काम दे रहा है। अब जाहिर बात है कि ये इंटेंजिबल फोर्स है, यानी कि इंटेंजिबल फोर्स है, तो यहाँ पर कोई शेयर घर देकर तो आएगा नहीं, ये एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है। तो डिपॉजिटरी अकाउंट वो अकाउंट है जहां पर ट्रांसफर होती है ओनरशिप, जहां पर ओनरशिप ट्रांसफर होती है। अगर आपने कोई शेयर बेचा है तो आपकी ओनरशिप वहां से डिडक्ट हो जाएगी, सेकंड पर्सन को चली जाएगी। कोई परचेज किया है विद यूजिंग ऑफ दिस अकाउंट, आपको वहां की ओनरशिप मिल जाएगी। तो इसमें तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आते हैं। डिपॉजिटरी, यानी कि डिपॉजिटरी का मतलब क्या है कि वो इंस्टीट्यूट जिसने अपने पास शेयर्स को होल्ड करके रखा हुआ है। फिर द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, आपके और इन्वेस्टर, जैसे द डिपॉजिटरी मतलब क्या, जहां पर वो इंस्टीट्यूट जिसने अपने पास शेयर्स को होल्ड करके रखा है। यानी कि डिपॉजिटरी का मतलब क्या जाना, द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट विच हैव टू बी मेंटेन द मेनी टाइप्स ऑफ शेयर्स। अब आप है इन्वेस्टर, आप पैसा लगा रहे हो भाई, तो आपके और इनके बीच में कौन आ रहा है, ब्रोकर्स आ रहे हैं। तो वो कौन है, द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जिसको हम डीपीबी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद द इशुइंग कंपनी जो भाई इशू कर रही है शेयर्स को, सिंपल बात है। तो डिपॉजिटरी अकाउंट का मतलब क्या है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप करना अपने किसी भी पर्टिकुलर शेयर्स की विदाउट डिलीवरी ऑफ फिजिकल गुड्स, है ना, जैसे कि होता है फिजिकली। इतना समझ में आ गया भाई। डिपॉजिटरी डीमैट का समझते हैं। इट रेफर टू दैट अकाउंट विच इज ओपन बाय द इन्वेस्टर विद द डिपॉजिटरी थ्रू अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट टू फैसिलिटेट ट्रेडिंग इन शेयर। अब यहां से आप समझ लो, दैट आर कॉल्ड ट्रेडिंग अकाउंट। डीमैट अकाउंट के अंदर डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं हम, क्यों, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से स्टॉक में ट्रेडिंग करने के लिए, बेचने के लिए या खरीदने के लिए। तो यहां से शेयर को बेचा या खरीदा जा रहा है विथ यूजिंग ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, और डिपॉजिटरी अकाउंट में आपकी ओनरशिप बदल रही है विथ यूजिंग ऑफ इशूइंग कंपनी, विथ यूजिंग ऑफ इन्वेस्टर, विथ यूजिंग ऑफ डिपॉजिटरी एंड विथ यूजिंग ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जो भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट कंटेंट यहाँ बताया। तो यहाँ पर डिपॉजिटरी अकाउंट में ओनरशिप ट्रांसफर और यहाँ पर ट्रेडिंग, यानी बेचना और खरीदना, और यहाँ पर रजिस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ मकान खरीदा और ये कोर्ट है, यहाँ पर
पर रजिस्ट्री करवा लो, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे वाले प्रोसेस की। फर्स्ट एंड टू हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट आता है प्लेसिंग एन ऑर्डर। अब आपका भाई जब आपने डिपॉजिटरी एंड डीमेट अकाउंट ओपन कर लिया तो आपका ऑर्डर प्लेस होता है, भाई क्या करना चाहते हो, कितने शेयर परचेस करना चाहते हो। स्टार्टिंग ऑनलाइन मैचिंग, आप देखते हो वहाँ पे मैचिंग जो कैंडल्स होती है उसके हिसाब से आप गाइडेंस लेते हो, अपने डिसीजन मेक करते हो कि आखिर मुझे क्या करना है। देन आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर, फिर आपको एक ट्रांसफरेबिलिटी की शेयर की स्लिप मिल जाती है कि आपने शेयर कंफर्म किया है, उसकी स्लिप आती है कि भाई हाँ ये सब चीज़ें हैं। इशूइंग अ कॉन्ट्रैक्ट नोट, फिर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से यानी ब्रोकर्स के माध्यम से आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू होता है, जिसमें ये पता लगता है आपको कि वो नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर प्राइस कितना है, ऑथराइज अमाउंट कितना है, आप कितने के ओनर बन जाओगे, कितना उसका सिक्योरिटी प्रीमियम है, कितना उसका डिबेंचर है, कितना रेट है, सब चीज़ आपको पता लग जाती है विद यूजिंग ऑफ इशूइंग अ कॉन्ट्रैक्ट नोट। एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपने सेलेक्ट किया है, देख लीजिए ये स्लिप है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट आता है सातवां पे इन डे वर्किंग। पे इन डे वर्किंग एंड देन सेटलमेंट इन प्रोग्रेस एंड पे आउट डे वर्किंग एंड देन डिलीवरी ऑफ शेयर्स। तो यहाँ पर समझो सेटलमेंट मतलब कि जिस दिन आपने पेमेंट करी, जिस दिन आपने शेयर परचेस किया, उस हिसाब से यहाँ पे हम अपनी सेटलमेंट करते हैं कि मान लीजिए आपने अगर आज कोई पेमेंट करी है तो आपको आज के आज ही वो शेयर नहीं मिल जाएगा, आपको वो आज नहीं मिलेगा शेयर, वो आपको कुछ दिन बाद मिलेगा। फॉर एग्जांपल संडे को पेमेंट करी, वेडनेसडे को आपको शेयर मिलेगा। तो ये सेटलमेंट प्रोग्रेस होता है, इन 2-3 दिनों के बीच में जो कुछ भी हो रहा है वो सेटलमेंट प्रोग्रेस है। और अगर आपको ये याद रखना हो तो वो कैसे याद रख सकते हो, ये ध्यान रखना। देखो यहाँ बता रहा हूँ, पे इन डे वर्किंग को आप यहाँ पे याद रखिएगा, पे इन डे वर्किंग को याद रखिएगा, जिस दिन पेमेंट इन्वेस्टर देता है, इसके आगे लिख लो जिस दिन पेमेंट इन्वेस्टर देता है, मैंने यहाँ कोड में लिख भी रखा था, जिस दिन पेमेंट इन्वेस्टर देता है। और पे आउट डे वर्किंग का मतलब क्या होता है, जिस दिन बदले में उसको शेयर मिलते हैं। ये खास ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे इन डे वर्किंग का मतलब क्या है, जिस दिन मैंने अपनी जेब से पैसे दे दिए और जिस दिन मुझको शेयर मिलते हैं आफ्टर द सेटलमेंट इन प्रोग्रेस, वो पे आउट डे वर्किंग होता है, जिस दिन हमको शेयर की ओनरशिप मिल जाती है। तो डिलीवरी ऑफ शेयर्स, ओनरशिप मिलने के बाद डिलीवरी हो जाती है, भाई आप मालिक हो गए, अब आप कुछ भी करो, स्टॉक का एक्सचेंज का जो प्रॉफिट होगा उसके मालिक आप ही माने जाओगे। तो दैट ऑल अबाउट दिस ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन स्टॉक एक्सचेंज। सो होपफुली आपके क्लियर हुआ होगा, कहीं कोई डाउट नहीं बचा होगा। अब एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट बचा, इसका नाम है सेबी। आप यहाँ तक वीडियो देखते हुए आ रहे हो, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, फटाफट से फिनिश करते हैं, देन इस चैप्टर को खल्लास करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं भाई सेबी होता क्या है। तो मैं आपको मोटा मोटा तरीके से बता दूं तो सेबी एक गाइडेंस कंपनी है, मतलब एक गाइडेंस अथॉरिटी है जो आपको एक तरह से फ्लक्चुएशन से, स्पेक्चुलाइजेशन से और बहुत सारी करप्शन से बचाती है, गाइडेंस इशू करती है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, लॉ बनाती है, लीगैलिटी बनाती है और एक प्राइस सेट करती है कि इस फ्लक्चुएशन से ज़्यादा ही चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ब्रोकर्स के इतने ब्रोकरेज नहीं होनी चाहिए, इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए और डीमेट एंड डिपॉजिटरी अकाउंट के भी कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है। कहने का मतलब ये है कि रेगुलेट करती है पूरी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को। इसके फंक्शंस क्या हैं, फीचर्स क्या हैं, उन पर ज़रा फोकस कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट जल्दी से अपना लास्ट कॉन्सेप्ट भी फिनिश आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सेबी की। तो सेबी की फुल फॉर्म क्या है भाई, सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज ऑफ बोर्ड्स ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड्स ऑफ इंडिया। इसको हम सेबी के नाम से जानते हैं। कब स्टैब्लिश हुआ था, 12 अप्रैल 1988 को स्टैब्लिश हुआ, बट इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस जो मिला था वो 30 जनवरी 1992 में मिला और पार्लियामेंट से जो एक्ट पास हुआ था वो हुआ था 1992 के अंदर। उसको हम सेबी के नाम से जान पाए विथ यूजिंग ऑफ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो इसको हम सेबी एक्ट 1922 के नाम से भी जानते हैं। यहाँ तक समझ गए आप। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, दोबारा रिवाइज कीजिए, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड्स ऑफ इंडिया दैट आर कॉल्ड सेबी। ये एस्टैब्लिश्ड हुआ 12 अप्रैल 1988 को, 30 जनवरी 1992 में इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला और पार्लियामेंट के एक्ट के माध्यम से इसको जाना गया सेबी एक्ट 1922। ये क्यों बनाया गया, ये बनाया गया था हर्षद मेहता जैसी फ्लक्चुएशंस को रोकने के लिए। इसका मोटिव क्या है, इट रेफर टू दैट रेगुलेटरी बॉडी विच इज एस्टैब्लिश्ड टू प्रमोट ऑर्डरली एंड हेल्दी ग्रोथ ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट एंड फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। इसका मेन मोटिव अपने इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन करना है, मार्केट्स के अंदर आने वाली करप्शन फ्लक्चुएशन से बचाना है उसको। तो इसकी डेफिनेशन बन गई। बात करें ऑब्जेक्टिव की, तो टू रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज, ये पूरी तरीके से स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को रेगुलेट करता है। भारत के अंदर जो हमने लिस्ट ऑफ मेन 4 स्टॉक एक्सचेंज पढ़े थे, बॉम्बे, कलकत्ता और मेट्रोपोलियन और एक और था भूल गया मैं, तो वो रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज के अंदर पूरे तरीके से रेगुलेट करता है वो। टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर, अपने इन्वेस्टर की पूरी तरीके से प्रोटेक्शन लेता है वो। आखिर किस तरीके से वो अपने मतलब शेयर को बेच रहा है, खरीद रहा है, किस ऐप के माध्यम से, क्या ब्रोकरेज है, क्या डिपॉजिटरी अकाउंट है, क्या डिमेट अकाउंट है, और साथ ही साथ थोड़ा सा शक होने पर भी उसका जो अकाउंट होता है वो बंद कर दिया जाता है। तो ये प्रोटेक्शन देता है अपने इन्वेस्टर को एंड कंपनीज के हेल्प के माध्यम से भी
मतलब हर फ्लक्चुएशन से इन्वेस्टर को बचाता है, चाहे कंपनी की हो चाहे किसी और ब्रोकर की हो। टू प्रिवेंट ट्रेडिंग मल प्रैक्टिस का मतलब क्या है, यानी कि जो डिसऑनेस्ट एडवर्टीजमेंट होते हैं, जो जानबूझ के गलत एडवर्टीजमेंट की जाते हैं, जानबूझ के अपने शेयर्स की वैल्यू बढ़ा दी जाती है, जानबूझ के शेयर्स की वैल्यू कम की जाती है, इन सभी चीज़ों से बचाता है सेबी, जिससे हमारे इन्वेस्टर इनके जाल में ना फंसे इंडस्ट्रीज के। फिर टू कंट्रोल ओवर द इंटरमीडिएरीज, यानी कि हमारे पास जितने भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आते हैं, जो इन्वेस्टर को अपने डिपॉजिटरी से, यानी कि जिन पास वो इंस्टीट्यूट जिसके पास शेयर्स होल्ड है उससे मिलवाते हैं, उनकी फ्लक्चुएशन से बचाते हैं, ताकि वो अपनी ब्रोकरेज से ज़्यादा अमाउंट ना कमा सके, यानी कि वो शेयर्स के ऊपर ज़्यादा पैसा ना कमाए। तो यहाँ पे पूरी तरीके से कंट्रोल रहता है हमारे इंटरमीडियरीज पे। इसके फंक्शंस क्या है, फंक्शन सिर्फ 3 आते हैं। पहला था टू रेगुलेट फंक्शंस, डेवलपमेंट फंक्शन एंड प्रोटेक्टिव फंक्शन। ये खास ध्यान रखना, फंक्शंस क्या है, रेगुलेट फंक्शन, डेवलपमेंट फंक्शन एंड प्रोटेक्टिव फंक्शन। तो यहाँ पे हमने पूरी तरीके से सेबी के बारे में पढ़ लिया। सो होपफुली सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे, कहीं कोई डाउट नहीं बचा होगा। बट हाँ, कहीं कोई छोटा सा भी डाउट रह गया हो तो आप मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, मैं उसी दिन उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ, एक ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू।